Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Munich Security Conference, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हर साल कराई जाती है इन म्यूनिक जर्मनी. इट हैज स्टार्टेड सिंस 1963. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, उसके अलावा मिलिट्री लीडर्स, डिप्लोमैट्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, एकेडमिक्स, ये सब इकट्ठा होते हैं म्यूनिक में. और दुनिया भर के जो इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे कि कहीं पे वॉर हो रहा है, राइज ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन, इन तमाम जो सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं उस पर चर्चा होती है इन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस. तो यहाँ पे अलग अलग देशों के बीच में डायलॉग भी प्रमोट कराने की कोशिश की जाती है, खासकर राइवल कंट्रीज के बीच में, ताकि कुछ पीसफुल सॉल्यूशन लाया जा सके. तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पिछले 2-3 एडिशन से कोशिश की जा रही है कि रसिया यूक्रेन वॉर पे कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. इस साल भी यही हुआ है. देयर वाज एन अटेम्प्ट टू हैव अ सॉल्यूशन ऑन रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बट इट कुड नॉट बिकम फ्रूटफुल. बट आई होप आपको म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या है ये बात समझ आ गई. एक बात ध्यान रखनी है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का यूनाइटेड नेशन से कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है. अब करंट न्यूज ये है कि 2026 एडिशन ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हैज बिगन इन म्यूनिक जर्मनी. और देखिए, हर साल फरवरी महीने में ही ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है. भारत की तरफ से इस बार पार्टिसिपेट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने. और उनके सामने एक अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने एक ऐसी बात रख दी जिसका जवाब देते हुए एस जयशंकर साहब ने हाईलाइट किया कि इंडिया ऑलवेज हैज रिमेन्ड कमिटेड टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. तो क्या कहा अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने, वो समझते हैं. द यूएस डिप्लोमेट सेड दैट इंडिया हैज अग्रीड टू लिमिट और स्टॉप परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल. मैंने आपको पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि एक तो देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील के क्या फाइनल एग्रीमेंट्स हैं वो ऑफिशियली अभी तक बताया नहीं गया है. इसलिए उस पे जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में या न्यूज़पेपर्स में, वो सब एक कंजेक्चर्स हैं, अटकलें हैं, मतलब एक एस्टिमेट है. फाइनल जब टर्म्स कंडीशंस दोनों देश ऑफिशियली अपने ऑफिशियल चैनल से बताएंगे, तभी जाकर के वो हमारे लिए, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा. तो एक बार मैंने बस मोटा मोटा बताया था कि आफ्टर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि भारत ने रसिया से तेल खरीदने को बंद करने का कमिटमेंट कर दिया है. बट इस तरीके का स्टेटमेंट सीधा सीधा देना कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लिमिट करता हुआ दिखता है कि वी आर नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट इन मेकिंग आवर डिसीजंस. और इस तरीके की बातें सीधा फॉर्मली कह देना, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं, ये भारत के लिए एक निगेटिव मैसेज भेजता है. अब ऐसा ही कुछ दबाव एस जयशंकर साहब पे बनाने की कोशिश की अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने कि आपने तो अग्री कर लिया है जी, रसिया से तेल खरीदने से मना कर दिया है अब आपने, बिकॉज ऑफ यूएस अग्रीमेंट. तो कहीं ना कहीं इट अपीयर्स दैट इंडिया इज बाउइंग डाउन टू यूएस प्रेशर. उस पर फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने सीधा सीधा हाँ या ना में तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया ऑलवेज हैज रिमेन कमिटेड टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब मेंटेनिंग आवर इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसीज. वी विल नॉट अलाइन टू एनी ऑफ आवर पार्टनर्स completely and permanently at the cost of our interest. We will keep on differing from our major partners if it is in line with our own interest. तो इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया, इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया कि ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम रसिया से वापस से ऑयल खरीदना शुरू कर देंगे. ऐसा नहीं है कि इंडिया हैज फुल्ली कमिटेड या अग्रीड टू नॉट बाइंग रसियन ऑयल. Dr. S. Jaishankar clarified that ongoing agreements
इंक्लूडिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द यूएस डू नॉट अंडरमाइन इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो हम लोग इसमें ऐसा कुछ भी कमिटमेंट नहीं करेंगे जिसमें हम कुछ ऐसा कह दें कि हम तीसरे देश के साथ, मे बी इन दिस एग्जांपल रसिया, उसके साथ हमारे ये रिलेशंस नहीं होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। बात हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में। ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में हो रही है। उसमें बात ये होनी चाहिए कि अमेरिका क्या क्या टर्म्स कंडीशंस चाहता है फॉर इट्स ओन बिजनेसेस while doing trade with India, and likewise इंडिया क्या क्या टर्म्स कंडीशंस चाहता है फॉर इट्स ओन बिजनेसेस while कंडक्टिंग ट्रेड विथ अमेरिका। इसमें रसिया को बार बार अमेरिका क्यों ला रहा है कि रसिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे? ये कहीं ना कहीं हमारी ऑटोनॉमी को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है, हमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में है, सो व्हाई अनड्यूली अमेरिका इज रेजिंग अगेन एंड अगेन रसियन इशू, रसियन ऑयल मैटर। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रेस किया और अब अमेरिकन डिप्लोमेट्स डॉक्टर एस जयशंकर साहब को इसके अराउंड रैप अप कर रहे थे। अब इसमें बात सीधी है, अगर भारत को तेल नहीं खरीदना है रसिया से तो वो भारत का खुद का पॉलिसी मेजर होगा। इट कैन नॉट बी रिजल्ट ऑफ एनी फोर्स्ड कमिटमेंट by America over India. And if it is in that manner, then that means India is not following its or framing its foreign policy in autonomous manner. India has compromised on strategic autonomy. तो ये बार बार रशियन ऑयल वाला जो मामला है, इसको आप समझिए, ये सिर्फ तेल तक नहीं है मामला, ये मामला है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। और अमेरिका को ये ट्रेड एग्रीमेंट में कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि इंडिया हैज कमिटेड नॉट टू बाय ऑयल फ्रॉम रसिया। वही बात हो गई कि दो दोस्तों के बीच में ऐसा अग्रीमेंट हुआ जिसमें एक दोस्त कह रहा दूसरे को कि तुम तीसरे से बात नहीं करोगे। तो इसमें जिसके ऊपर कंडीशंस लगाने की कोशिश की जा रही है कि तुम तीसरे से बात नहीं करोगे, कहीं ना कहीं उसकी ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। और भारत कोई जूनियर पार्टनर नहीं है अमेरिका का कि इस तरीके का अग्रीमेंट साइन करेगा और कमिट करेगा कि हम किसी तीसरे देश के साथ अपने रिलेशंस को कर्व करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। मेंस में आपसे जेनरिक प्रश्न होगा कि ट्रेड एग्रीमेंट्स में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे कैसे कभी कभार हिंड्रेंस आ सकता है। उसमें आप ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि मेंशनिंग एनी थर्ड कंट्री while agreeing to any trade agreement is a kind of limitation over strategic autonomy to which India will never agree to. चलिए, आई होप आपको बात समझ आ गई है। अब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इसरोज लॉन्च व्हीकल डेब्री फाउंड इन मालदीव्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इसरो ने पिछले साल एक मिशन लॉन्च किया था, LVM-3M6 मिशन। उस मिशन की मदद से ब्लू बर्ड ब्लॉक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, विच वाज अ कॉमर्शियल सैटेलाइट दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड। लेकिन उस मिशन का जो रॉकेट था, यानी कि LVM-3 रॉकेट था, उसके कुछ डेबरी, बचे हुए अवशेष, बर्न्ड पार्ट, have fallen on some islands of Maldives, though it was uninhabited island of Maldives। और ये अभी हाल फिलहाल में फरवरी में वो इस तरीके का उसका डेबरी पाया गया है मालदीव में। सिमिलर काइंड ऑफ डेबरीज वेयर फाउंड फ्रॉम द सेम मिशन इन श्रीलंका ऑल्सो लास्ट ईयर दिसंबर 2025 में। तो अब इस न्यूज के बेसिस पे इस पॉइंट पे चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अगर कोई देश कोई मिशन लॉन्च करता है, स्पेस मिशन लॉन्च करता है, तो उस मिशन से निकलने वाले जो डेब्रिस हैं वो अगर किसी और देशों के ऊपर गिरते हैं, वहाँ पे अगर कुछ डैमेज करते हैं, तो इस केस में क्या इंटरनेशनल नियम है, क्या लाइबिलिटीज हैं ऑन द लॉन्चिंग कंट्री, ये सब चर्चा हो रही है। तो लेट अस सी with respect to this news only कि what are the obligations over the launching country
if some debris fall on other country and causes damage, whose responsibility will be it? Let us try to understand it. So the existing space laws to regulate nations action, दो महत्वपूर्ण स्पेस रिलेटेड कानून हैं जो इस डायरेक्शन में बातचीत करते हैं कि अगर कोई डेबरी फॉल करता है दूसरे देशों में और वहां डैमेज करता है तो उस केस में क्या रिकोर्स होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में दो मुख्य कानून हैं, एक है आउटर स्पेस ट्रीटी, दूसरा है लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 जो है ये सिर्फ इस डायरेक्शन में बात नहीं करता कि अगर डेबरी गिरता है तो क्या होगा। आउटर स्पेस ट्रीटी इज अ ब्रॉडर treaty with respect to management of activities of world countries in outer space. 1967 में इसको फाइनलाइज किया गया। As I said, it is a foundational international agreement governing space activity. It was adopted by United Nations and establishes key principles with respect to peaceful use of outer space. तो outer space treaty में एक important बात है कि आउटर स्पेस का हमेशा ही पीसफुल यूज किया जाएगा। दुनिया के 110 से ज़्यादा कंट्रीज इसके सिग्नेटरी हैं। ऑल द मेजर कंट्रीज हु आर स्पेस पावर्स लाइक अमेरिका, रसिया, चाइना, इंडिया आर मेंबर ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी में सबसे पहला प्रोविजन जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा। पता चला कि स्पेस में जाकर के किसी ने न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल कर दिया है, ये सब नहीं हो सकता। दैट इज नॉट परमिटेड एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी दिस एग्रीमेंट। उसके अलावा नो सोवरेनिटी क्लेम्स कैन बी डन। आउटर स्पेस में जाकर के कोई भी देश सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता है कि ये वाला मून मेरा हुआ या ये वाला प्लैनेट मेरा हुआ। नो वन कैन क्लेम लाइक दिस। आउटर स्पेस इज ग्लोबल कॉमन एंड इफ एनी डिस्कवरी हैपन्स इन आउटर स्पेस it will remain available open for every country in the world. No country, no nation can claim sovereignty over any celestial body including moon. No country can have its own space or planet as per Outer Space Treaty 1967. Outer Space Treaty में liability in case of damage का भी प्रोविजन है जिससे रिलेटेड हम करंट चर्चा कर रहे हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी कहता है कि द लॉन्चिंग स्टेट इज लायबल फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स टू अदर कंट्रीज। तो मतलब इस केस में जैसे एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जैसे भारत लॉन्चिंग कंट्री है और भारत का स्पेस डेब्री हैज फॉलन इन मालदीव एज वेल एज श्रीलंका। थैंकफुली उससे कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई डैमेज होता तो एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारत की होती। जितना भी डैमेज के कारण मॉनेटरी लॉस होता उतना कंपनसेशन भारत को देना होता एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। यही बात दोहराता है लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। Liability Convention of 1972 says that a launching state is absolutely liable for damage caused on Earth by its space object. तो जो भी लॉन्च करने वाला देश है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होगी in case of damage happening on Earth by space object. आउटर स्पेस ट्रीटी से संबंधित कुछ और बातें करें तो आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 जो है ये बात तो करता है कि आउटर स्पेस में क्या क्या एक्टिविटीज परमिटेड हैं, क्या क्या परमिटेड नहीं है। But the treaty, outer space treaty itself does not define what will be considered as outer space. It does not explicitly define. Generally, outer space का क्या मतलब माना जाता है? तो outer space का मतलब माना जाता है अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के बियॉन्ड वाला जो एरिया है उसको माना जाता है आउटर स्पेस। अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक का जो अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी आप स्फीयर मान सकते हैं, उसको कहा जाता है कर्मन लाइन। ये रहा अर्थ से 100 किलोमीटर ऊंचाई पे आप चले गए वर्टिकली, तो यहाँ पे माना जाता है कर्मन लाइन, और उससे बियॉन्ड एरियाज को कहा जाता है कि आउटर स्पेस है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है आउटर स्पेस की। दिस वाज प्रपोज्ड बाय थियोडोर वॉन कर्मन, एन अमेरिकन हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट। और यही जनरली एक अंडरस्टूड आइडिया है विथ रिस्पेक्ट टू आउटर स्पेस कि अर्थ से 100 किलोमीटर के बियॉन्ड वाला जो एरिया है वो है आउटर स्पेस। बट आउटर स्पेस ट्रीटी इटसेल्फ
does not explicitly define what will be considered as outer space. We were talking about the liability of the countries uh, in case of any damage due to space debris. तो जो लॉन्चिंग देश है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होगी इन केस ऑफ एनी डैमेज इज कॉज्ड बाय इट्स स्पेस डेब्री. बट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस इन होल्डिंग अ कंट्री अकाउंटेबल? सबसे बड़ा चैलेंज है जनरली आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट ओनरशिप या ओरिजिन ऑफ द डेब्री, क्योंकि जनरली डेब्री जो है वो बर्न हो जाता है पूरी तरह से. इस केस में तो क्या है कि जो स्पेस डेब्री मिला है उसमें भारत का एम्बलेम, नेशनल एम्बलेम, साथ ही साथ इसरो का लोगो, वो सब देखने को मिला है. इस कारण से यहाँ पे ओरिजिन इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम नहीं है. बट इन जनरल सिंस द डेब्री इज बॉन्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश ओरिजिन. अगर ओरिजिन इस्टेब्लिश हो भी जाता है तो देर इज नो इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म. अब कानून तो है कि देश जो लॉन्चिंग कंट्री है उसकी जिम्मेदारी होगी, बट वो कितनी जिम्मेदारी लेगा, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन का क्वांटिफिकेशन कैसे होगा कि कितना डैमेज हुआ है, इसको लेकर के कोई ऑब्जेक्टिव सिस्टम नहीं बनाया गया. फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो सोवियत यूनियन का एक सैटेलाइट कॉस्मोस 954 क्रैश्ड इन कनाडा इन 1978. इट डिड अ लॉट ऑफ डैमेज इन कनाडा. कनाडा ने क्लीन अप पर्पसेस से कॉस्ट रेज किया $6 मिलियन का, बट यूएसएसआर ने बहुत डिले के बाद सिर्फ $3 मिलियन पे किया. तो पॉइंट ये है कि ठीक है लॉन्चिंग कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फोर्स कैसे कराया जाए इन ऑब्जेक्टिव मैनर, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कितना होगा वो कैसे तय किया जाए, इसको लेकर के कोई मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए हैं आइदर इन आउटर स्पेस ट्रीटी और लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्कस द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क एंड चैलेंजेस इन होल्डिंग कंट्रीज अकाउंटेबल व्हेन स्पेस डेब्री क्रैशेस टू अर्थ. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अर्बन चैलेंज फंड, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy, especially with respect to segment infrastructure. अर्बन चैलेंज फंड पिछले साल के बजट में यानी कि यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया गया था ये इनिशिएटिव. इस इनिशिएटिव के अंतर्गत 4 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा. उस फंड के मदद से सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा. ये 4 लाख करोड़ का जो फंड होगा उसमें से पूरा पूरा फंड भारत सरकार नहीं देगी, स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना है. दैट मींस इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको लॉन्च करेगी. एज आई टोल्ड यू द गोल अंडर दिस अर्बन चैलेंज फंड इज टू डेवलप रिजिलियंट, प्रोडक्टिव, इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव सिटीज, मतलब बेहतर सिटीज बनाए. आप कह सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन तो अब खत्म हो गया, अब उसके जगह पे नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है सेलेक्ट सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए. फाइनेंसिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल 4 लाख करोड़ का फंड लगेगा. ये क्रिएट किया जा रहा है अर्बन चैलेंज फंड 4 लाख करोड़ का. उसमें से 25% अमाउंट यानी कि 1 लाख करोड़ भारत सरकार देगी. 50% अमाउंट यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ जो है वो मार्केट से रेज किया जाएगा बाय रिलीजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स लाइक म्युनिसिपल बॉन्ड्स एंड ऑल. एंड रिमेनिंग 25% दैट इज 1 लाख करोड़ विल बी शेयर्ड बाय या पेड बाय स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या अर्बन लोकल बॉडीज. तो ये होगा फंडिंग पैटर्न. विच सिटीज आर एलिजिबल अंडर दिस अर्बन चैलेंज फंड? तो वो सिटी जिनका मिनिमम पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है. स्पेशल फोकस विल बी गिवन ऑन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, यूटीज सिटीज. उनकी सिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. उनको ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स के सिटीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा अंडर अर्बन चैलेंज फंड. अब करंट न्यूज ये है कि अर्बन चैलेंज फंड विल बी ब्रॉट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज. ये तो पिछले साल ही अनाउंस हो गया था पिछले साल के बजट में, लेकिन अब जाकर के यूनियन कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड को अप्रूव किया है. एंड नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिलीज 1 लाख करोड़ इन फेज्ड मैनर फॉर अर्बन चैलेंज फंड. सो ऑफिशियली बजट में अनाउंस करने के बाद उसको
भारत सरकार को ऑफिशियली लॉन्च करना होता है। तो पिछले साल के बजट में अनाउंस हुआ था, अब जाकर के भारत सरकार ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ ₹1,00,000 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। बाकी 3 लाख करोड़ मैंने आपको बताया कैसे रेज किया जाएगा, 2 लाख करोड़ मार्केट से और 1 लाख करोड़ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज को देना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत वो अर्बन चैलेंज फंड है, उस फंड की मदद से सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्कीम लाया जाएगा। उस स्कीम को रन किया जाएगा फ्रॉम 2025-26 टू 2030-31, यानी कि सिटीज का सिलेक्शन जो है इन 5 सालों में किया जाएगा। बट उन सिटीज के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लाया जाएगा दैट कैन कंटिन्यू टिल 2033-34, मतलब मैक्सिमम 2030-31 तक सिटीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन उन सिटीज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चलेंगे दोज प्रोजेक्ट्स कैन गो अप टू 2033-34। प्रोजेक्ट सिलेक्शन यानी कि किस सिटी को चुनना है, उस सिटी के अंदर भी किन किन प्रोजेक्ट्स को लिया जाना है, दैट सिलेक्शन विल बी डन इन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड। कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड मतलब जो सिटी ज़्यादा अच्छे से अपने लोकल बॉडीज को रन कर रहा होगा, जो सिटी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, जो सिटी बेहतर बिड देगा, उन्हीं सिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है अंडर अर्बन चैलेंज फंड। सिटीज़ को अपना अपना प्रपोजल देना होगा, अलग अलग सिटीज़ को, वहाँ के अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ कोर्स प्रपोजल बनाएंगे। वो प्रपोजल के बेसिस पे फिर तय किया जाएगा किन सिटीज़ को इसके अंदर सेलेक्ट करना है और उनके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना है विद हेल्प ऑफ दिस 4 लाख करोड़ फंड। That is why it is being called transparent and competitive challenge mode. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रह्मपुत्र टनल approved by cabinet committee on economic affairs, again important from our syllabus GS paper 3 Indian economy especially with respect to infrastructure segment। तो बहुत सालों से ये न्यूज भी चल रहा था, 2-3 सालों से, कि ब्रह्मपुत्र के अंडर एक टनल बनाया जाएगा, road cum rail tunnel, that will be India's first underwater road cum rail tunnel. This proposal was being discussed for many years by now, but now Cabinet Committee on Economic Affairs has approved it. ये जो road cum rail tunnel होगा beneath Brahmaputra, that will be India's first underwater road cum rail tunnel, and it will connect Gohpur on National Highway number 15 with Numaligarh on National Highway number 715। इससे क्या है कि गोहपुर से नुमालीगढ़ का जो टाइम है, ट्रैवल टाइम, दैट विल कम डाउन टू 20 मिनट्स, जो अभी लगभग 6 घंटे के आसपास लगता है। द डिस्टेंस विल कम डाउन टू 34 किलोमीटर, जो करेंटली 240 किलोमीटर। अगर आपको गोहपुर से नुमालीगढ़ जाना है तो आपको ये रूट लेना पड़ता है। यहाँ जाकर के एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करके काजीरंगा नेशनल पार्क के फ्रिंज से होते हुए नुमालीगढ़ पहुंचना होता है। तो अब इस डिस्टेंस को कट डाउन किया जा सकेगा विथ हेल्प ऑफ दिस अंडर वाटर टनल। तो ये जो अंडर वाटर टनल डेवलप किया जाएगा, इसका सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही, लोकल कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के अलावा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। नाउ दिस ट्रैफिक दैट मूव्स थ्रू दिस पर्टिकुलर ब्रिज ओवर ओवर ब्रह्मपुत्र एंड देन रोड जिस दैट मूव्स एट द मार्जिन्स ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, यहाँ से मूवमेंट कम होगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर प्रेशर रिड्यूस होगा, बिकॉज बहुत सारा ट्रैफिक जो अब इस यहाँ से होते हुए गुजरेगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के प्रोटेक्शन में हेल्प मिलेगा, बिकॉज दिस टनल विल हेल्प इन बाईपासिंग द काजीरंगा नेशनल पार्क वाइल मूवमेंट फ्रॉम गोहपुर टू नुमालीगढ़। दूसरा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। देखिए, दिस टनल विल हेल्प इन कनेक्टिंग आसाम विथ अरुणाचल प्रदेश इन मोर स्विफ्ट मैनर। अरुणाचल प्रदेश इज अ फ्रंटियर स्टेट, सीधा सीधा चाइना तिब्बत रीजन से वो बॉर्डर शेयर करता है और चाइना अरुणाचल प्रदेश की सोवरेनिटी को थ्रेटन करता है। इट कीप्स ऑन क्वेश्चनिंग लीगलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन। तो इसलिए जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारी कनेक्टिविटी, बाकी इंडिया की कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया के साथ
मजबूत हो, ताकि अगर कोई कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन क्रिएट हो विद चाइना, तो आवर आर्म्ड फोर्सेस कुड बी स्विफ्टली मोबिलाइज टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। उस डायरेक्शन में ये जो अंडरग्राउंड टनल है, ये काफी हेल्पफुल होगा इन स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश, एंड दैट इज वाई इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। टॉपिक के बेसिस पे फ्रेंड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो रेल रूट डेवलप किया जा रहा है, भारत के किस सिटी के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा, तो अगरतला, अगरतला अखौरा रेल लिंक की बात हो रही थी बेसिकली। कोरम सेंसिंग में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज कैन डू कोरम सेंसिंग एंड थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट कोरम सेंसिंग कैन बी डन और इज डन बाय ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो दोनों ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इट कैन बी डन बाय बोथ। यहाँ पे तीनों करेक्टली मैच्ड है। ब्लेचले पार्क में एआई सेफ्टी पे बात हुई थी, थ्योरेटिकल तरीके से फ्रंटियर रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया था। यहाँ पे सियोल समिट में एआई सेफ्टी का प्रैक्टिकल इश्यूज पे फोकस किया गया। पेरिस एक्शन जो है एआई पे, वहाँ पे सिर्फ थ्रेट पे नहीं, रिस्क पे नहीं, ओवरऑल एआई गवर्नेंस पे भी बात हुई है। So that's all from our side for today. Thanks for watching.